कैसे बने करोड़पति? हर किसी की ख्वाहिश तो यही होती है, लेकिन क्या ये हकीकत में तब्दील हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, अगर आप एक योजनाबद्ध तरीके से एक स्ट्रैटेजी बनाएं, एक रणनीति बनाएं। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपको कुछ नहीं करना है, हमें देखना है, यानी हमारा शो देखना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। चलिए शो की शुरुआत करते हैं, बताते हैं आपको क्या है खास आज ऑन द शो। क्यों निवेशकों को भा रहा है आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी फंड? क्या इसमें निवेश रणनीति बनानी चाहिए? किस तरह के निवेशक दिखाएं सेक्टर और थीमैटिक फंड में दिलचस्पी? हाइब्रिड फंड का क्या है फंडा? कैसे बनाएं हाइब्रिड फंड में रणनीति? आज हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। निवेश, इंश्योरेंस, क्रिप्टो करेंसी, लोन, क्रेडिट कार्ड से जुड़ा कोई भी सवाल आपका हो, आपको बस अपना सवाल हमें भेज देना है। आपको अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर देना है। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर आप अपने सवाल हमें लिखित रूप में या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। लेकिन चलिए, यहाँ पर आज का शो बेहद खास है क्योंकि आज हम सीधे दर्शकों के सवालों से जुड़ेंगे, यानी दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करेंगे और आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बोनांजा पोर्टफोलियो के वाइस प्रेसिडेंट अचिन गोयल जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ मनी एडू स्कूल के फाउंडर अर्नब पंड्या जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में और सीधा हम रुख करेंगे हमारे पहले दर्शक की ओर और जब तक वो हमारे साथ फोन लाइन पर आते हैं उनका सवाल हम यहाँ पर ले लेते हैं। अंकुश का सवाल यहाँ पर मैं ले रही हूँ और इनके पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं, इनकी उम्र 32 साल की है और 20 साल में इनको इकट्ठा करने हैं 1 करोड़ रुपए। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड शुरू किया हुआ है, 4000 रुपये की एसआईपी इसमें कर रहे हैं। म्यूरो एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप है इनके पास, 2000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड है जिसमें 2000 रुपये की एसआईपी चल रही है और साथ ही एक्सिस मिड कैप है इनके पास जिसमें भी ये 2000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं। अंकुश हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं है, लेकिन जैसे ही जुड़ेंगे हम इनके इस पोर्टफोलियो को लेके कुछ और क्लैरिटी भी लेना चाहेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी निवेशकों को अपना पोर्टफोलियो बनाना होता है रैंडमली वो फंड सिलेक्ट कर लेते हैं। हम हमेशा यही कहते हैं निवेशकों को, दर्शकों को कि आपको एक स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ना चाहिए, यानी अच्छी बात है कि आपने अपना एक लक्ष्य डिसाइड कर लिया है। सर ये आपकी पहली सीढ़ी होती है एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। उसके बाद आपको समझ में आता है कि आपको कितना कॉर्पस इकट्ठा करना है, कितने समय तक आप निवेश कर सकते हैं। अंकुश हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि इन्होंने कब से अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है और जैसा कि इनका लक्ष्य है साफ तौर से इनको अपना निवेश बढ़ाने की ज़रूरत होगी और शायद कुछ फंड्स भी बढ़ाने होंगे। तो अर्नब जी बताएं, अगर फंड्स को बढ़ाने की बात है तो और डाइवर्सिफाई कैसे किया जा सकता है इनके पोर्टफोलियो को? अगर हम शुरुआत करें तो पहले ये देखना चाहिए कि उनको जो कॉर्पस चाहिए उसके लिए कितना अमाउंट की राशि उन्हें निवेश करनी पड़ेगी। तो उनका गोल है 1 करोड़ का और समय है 20 साल का। तो अगर उनको ये गोल हासिल करना है इस 20 साल के समय में, तो अगर हम देखें तो कंपाउंडेड एट अ रेट ऑफ 12% उनको अप्रोक्सीमेटली 11,000 पर मंथ का निवेश करना होगा। अब उनका अगर हम एग्जिस्टिंग निवेश देख लें तो वो ऑलरेडी अराउंड 10,000 तो है ही, यानी कि वो जो अपने गोल के साथ जो निवेश चाहिए उसमें वो नियरली वहीं पर है, पर थोड़ा एकदम स्लाइट अमाउंट बढ़ाना होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस गोल के लिए उन्होंने 20 साल के बाद 1 करोड़ का आज कैलकुलेशन किया हुआ है, क्या वो पर्याप्त होगा? क्योंकि अगर वो गोल में उनको एडिशनल अमाउंट इकट्ठा करते होंगे तो फिर उसके लिए उनको एडिशनल अमाउंट भी सेव करने होंगे। तो ये इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना अपने गोल के लिए ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, खास करके
जब आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम थोड़ा एडिशन अमाउंट करके भी अगर आपका गोल जी रियलिस्टिक अर्नब लगे, जी। लेकिन जब 10-15 साल हो जाते हैं तब ये बढ़ जाता है। दूसरी बात ये है कि अगर हम उनके पोर्टफोलियो में देखें, तो जो फंड्स उन्होंने ऑलरेडी शामिल कर किए हुए हैं, वो सब अच्छे फंड्स हैं। जो एक जी। अ, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का है, फ्लेक्सी कैप का है और एक जो स्मॉल कैप का है, वो सभी अच्छी तरह से उनके पोर्टफोलियो में फंड्स अच्छे हैं। लेकिन अगर उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा पोर्टफोलियो बढ़ाना होगा, तो मेरे हिसाब से एक फोकस्ड फंड भी अंदर आना चाहिए, क्योंकि इससे उनके ओवरऑल पोर्टफोलियो में जो उनको बढ़त चाहिए, वो इस प्रकार के फोकस फंड से मिलेगी और इसके साथ एक स्मॉल कैप फंड भी वो आगे जाके ऐड कर सकते हैं। आज की तारीख में उनके पास जो प्रू आईसीआईसी का टेक फंड है, क्योंकि टेक सेक्टर ने बहुत अच्छा किया हुआ है, तो वो फंड जी। अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। लेकिन कोई हम्म। भी सेक्टोरल फंड हो, तो उनको बहुत लंबे समय के लिए रखना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि हम्म। वो जैसे ट्रेंड बदलती है, तो इसमें से भी एग्जिट करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल एक फोकस फंड और आगे जाते एक स्मॉल कैप फंड ये ऐड कर सकते हैं। चलिए, तो ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अंकुश आपको रेकमेंड किया जा रहा है। लेकिन अच्छा, अंकुश के सवाल से एक सवाल जो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, अक्सर जब भी अपने पोर्टफोलियो के विस्तार की बारी आती है, सही रणनीति क्या होती है? फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें या अपने निवेश की राशि को बढ़ाएं, या दोनों ही आपको एक एक करके विस्तार योजना का हिस्सा बनाना पड़ता है? कविता, ये लक्ष्य के ऊपर निर्धारित करता है और इसके ऊपर भी निर्धारित करता है कि क्या आपके पास सरप्लस अमाउंट है निवेश करने के लिए। अगर हम रणनीति की बात करें तो दोनों ही चीजों का हमें समावेश करना पड़ता है जब हम किसी लक्ष्य के लिए अपना एक रणनीति बनाते हैं। तो जैसे पहले लक्ष्य निर्धारित करना, उसके लिए उसमें कितना हमें रकम निवेश करना है, और क्या होता है कि हम निवेश करते हैं एजम्पशन करके कि 12% या 13% से ग्रो करेगा निवेश। हम सपोज 10 साल का हमारा लक्ष्य था, 5 साल के बाद या 2 साल के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी रकम अभी जमा होनी चाहिए थी, या निवेश में जो हम रिटर्न की उम्मीद कर रहे थे वो नहीं आई। उस केस में हमें जाहिर सी बात है कि अपने निवेश की रकम बढ़ानी पड़ेगी। हमें अपने पोर्टफोलियो में जो स्कीम्स है उनको भी रिव्यू करना पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए, तो अंकुश हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं है, लेकिन उनके लिए ये सलाह आती हुई जहां पर 2 फंड्स आपको ऐड करने की सलाह दी जा रही है, और निवेश तो आपको अपना बढ़ाना पड़ेगा, यानी निवेश की राशि आपको आने वाले वक्त में बढ़ानी होगी। साथ ही अपने गोल को थोड़ा सा और रियलिस्टिकली आपको बांधना होगा, तय करना होगा। यहाँ पर हमारे साथ मिस्टर डी कुमार फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सर, क्या हालचाल आपका? नमस्कार मैम, ठीक है। आप डॉक्टर हैं? नहीं मैम, मैं बिजनेस है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो, मुझे बताएं कहाँ से बोल रहे हैं और क्या है आपका सवाल? मैं उत्तर प्रदेश कुशीनगर से बोल रहा हूँ। मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर हमको 15 साल, आने वाले 15 साल में 1.3 करोड़ जुटाना हो और मेरे पास 12 लाख अमाउंट है, लमसम अमाउंट, उसको एक वन टाइम लगाना हो म्यूचुअल फंड्स में, तो कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स में लगा सकता हूँ जिससे रिस्क भी कम रहे? और ओके, 15 साल में आपको 1.3 करोड़ रुपए जो चाहिए, वो किस लक्ष्य के तहत चाहिए आपको? मैम, ये मेरा लक्ष्य है 1.3 करोड़ का। 15 से 16 साल में हो सकता है ऐसा क्या? आपको रिटायरमेंट के लिए चाहिए? मैं इस बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए चाहिए। कितना निवेश करेंगे आप? एक मुश्त तो आपने 12 लाख रुपए लगाने हैं 15 साल के लिए, इसके अलावा भी आप कुछ निवेश कर सकते हैं? नहीं, अभी तो नहीं, आगे अगर 5 साल में हो सकता है तो कर सकते हैं। चलिए, अचिन, आपके पास आऊँगी मैं ये सवाल लेकर, क्योंकि इनको 1.3 करोड़ चाहिए, बहुत ही स्पेसिफिक अमाउंट है जो ये चाहते हैं। 12 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं, तो 15 साल में 1.3 करोड़, क्या ये 12 लाख के निवेश से कमा पाएंगे या ये भी कम होगा? तो कविता जी, जैसे हम डी कुमार जी का निवेश देख रहे हैं अभी, इनका जो इनका लक्ष्य है बेसिकली, ये 1.3 करोड़ 15 साल में जमा करना चाहते हैं, तो ये काफी आक्रामक लक्ष्य है।
मतलब अगर इनका लक्ष्य पूरा करना है इनको, तो तकरीबन इनके पोर्टफोलियो को 17.5% की रिटर्न देनी पड़ेगी, जो शायद मुमकिन नहीं है। हम लोग जब भी लक्ष्य का कोई प्लान करते हैं तो 12-13% की रिटर्न की उम्मीद करते हैं कि इतना आएगा लॉन्ग रन में। यदि इनको लमसम में निवेश करना है तो इनको 23 से 24 लाख रुपए निवेश करने पड़ेंगे आज, ताकि इनका लक्ष्य पूरा हो पाए। मेरी इनको सलाह रहेगी कि ये अगर अभी 12 लाख रुपए ही कर सकते हैं, तो उसके बाद एक छोटी 13,000 रुपए की एसआईपी में निवेश शुरू करें, तो इनका डेफिनेटली 15 साल में लक्ष्य पूरा हो सकता है। और 12 लाख रुपए जो उनको निवेश करने हैं, मैंने उनमें कुछ फंड्स रिकमेंड किए इनको, एक्सिस ब्लू चिप, मेरे इमर्जिंग ब्लू चिप, पीजीएम इंडिया मिड कैप, अगर वो देख सकते हैं तो 12 लाख का मैंने पोर्टफोलियो उनको बना के दिया जिसमें निवेश करेंगे। परंतु 1.3 करोड़ 15 साल में उम्मीद करना 12 लाख से खाली हल्का सा आक्रामक लक्ष्य होगा, जिसका हमें मतलब थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि अचीव हो पाएगा। तो ऐसे में अर्जुन मुझे बताएं कि 12 लाख के बाद क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि 1.3 करोड़ के टारगेट पर पहुंच पाएं? तो 12 लाख के बाद कविता ये 2 तरीके से निवेश कर सकते हैं, या तो एसआईपी या अपना लमसम बढ़ा सकते हैं। अगर 12 लाख रुपए ये लमसम करते हैं तो उसके बाद इनको 13,000 रुपए हर महीने की एसआईपी करनी पड़ेगी। अगर ये 13,000 रुपए की एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं तो इनका लक्ष्य पूरा होने की संभावना है। या फिर इनको जो निवेश करना चाहिए वो 12 लाख नहीं, तकरीबन 24 लाख रुपए का निवेश करना चाहिए। तो दोनों में या तो लमसम में अपना अमाउंट बढ़ाएं, 12 का 24 कर दें, या 12 लाख रुपए लमसम रख के 13,000 रुपए की एसआईपी में निवेश करें। चलिए मिस्टर कुमार, क्या आप मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? आप अर्जुन के साथ कोई सवाल पूछना चाहते हैं? नहीं मैम, मैं समझ गया। इतना अमाउंट हमको 24 लाख बढ़ाना पड़ेगा, और अगर मैं 13K का एसआईपी करता हूँ और 12 लाख के साथ तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने क्या इससे पहले भी कभी कोई पोर्टफोलियो अपना बनाया है? मैम एक्सिस ब्लू चिप और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी एक है, और प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी आईसीआईसीआई का एक फंड है। कोई स्मॉल कैप मैंने नहीं रखा है इसमें। और राइट, तो उसका मौजूदा निवेश अभी कितना है? मैम अभी मौजूदा निवेश एक्सिस लॉन्ग टर्म में है 10 लाख का, लास्ट 3 और ये कब से है? पिछले 3 साल से। तो अच्छे, थोड़ी सी अभी क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है मेरे ख्याल से। इन्होंने ऑलरेडी अपना एक पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है। आप इसमें क्या एसआईपी कर रहे हैं कि आपका लमसम है कुमार जी? लमसम है मैम, लमसम है मैम। 10 लाख रुपए? यस मैम। चलिए अचिन, अभी रणनीति में कोई बदलाव या एसआईपी अमाउंट में कोई कमी? देखिए, जो इन्होंने निवेश किया है, जो ये बता रहे हैं 3 साल से कर रहे हैं, अगर हम उसको ध्यान में रखते हैं तो इनका जो लक्ष्य है वो मतलब अभी तक इनके पास 3 से 4 लाख रुपए जमा होने चाहिए। तो जो हम बात कर रहे थे कि इनको फ्रेश 24 लाख रुपए करने हैं, तो मैं मान के चलता हूँ उसमें से ऑलरेडी इनके पास 3 लाख रुपए हैं, तो इनको 21 लाख रुपए का एडिशनल निवेश करना पड़ेगा। तो 12 लाख का करना चाहते हैं, इनको 9 लाख रुपए का और निवेश करना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लैरिटी अब मिल गई हो कुमार साहब। लेकिन शाहनवाज हमारे अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार शाहनवाज जी, कहाँ से बोल रहे हैं, कुछ बताएं अपने बारे में। मैडम मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल से। क्या करते हैं सर? जॉब करते हैं मैडम। अच्छा अच्छा, बताएं, आपने हाल ही में निवेश शुरू किया है, मतलब क्या 1 साल पहले या कुछ महीनों पहले? कुछ 5 महीने पहले, मतलब नवंबर 2021 से। अच्छा, 10 साल में आपको 50 लाख रुपए चाहिए। क्या होगा 10 साल के बाद? ऐसा कौन सा लक्ष्य जिसके लिए आपको 50 लाख रुपए चाहिए होंगे? 10 साल के बाद मैडम मेरा एक बिजनेस प्लान किया हूँ, तो उसके लिए कुछ अमाउंट की ज़रूरत है, और मेरा एक बेटा भी है, उसके पढ़ाई में खर्च के लिए भी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है। दोनों ही अहम लक्ष्य है। क्या 50 लाख रुपए ये आपके काफ़ी होंगे? मेरे ख्याल से काफ़ी तो नहीं होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा मेरा टारगेट अगर होगा तो इन्वेस्टमेंट भी तो बढ़ जाएगा ना, और इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मैं क्या कर सकता हूँ। और मैं तो एक जॉब करता हूँ कंपनी में,
तो इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, इसीलिए तो मैंने आपको मैसेज भेजा था कि क्या प्लान रहेगा मेरे लिए। देखिए, निवेश तो जितना हो सके आपको अभी शुरू कर देना चाहिए, आपने कर भी दिया है, लेकिन आगे चलकर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना भी होगा, है ना? सिर्फ निवेश कर देने से आपका जो लक्ष्य है वो हासिल नहीं होगा। ये हासिल तब होगा जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। आपके फंड्स हमारे पास आ गए हैं। अच्छा, आपने अभी जो 4-5 महीने पहले ये फंड्स का सिलेक्शन जो किया है, ये खुद रिसर्च करके किया है या आपने किसी प्रोफेशनल की हेल्प ली है? नहीं, मैं इसके पहले से रिसर्च कर रहा था कि ये सब फंड्स किस तरह से काम करते हैं या फिर क्या होता है। तो बहुत अच्छा, दिन पहले एक चीज जो मुझे आपसे पूछनी है, आपने उसकी क्लैरिटी हमें नहीं दी है। निप्पॉन इंडिया तो एएमसी का नाम है, हमें ये अपनी स्क्रीन पे करेक्ट भी करना होगा। फंड कौन सा है ये? क्योंकि आपको हमने सवाल पूछा भी था, कौन सा फंड है निप्पॉन का? निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, डायरेक्ट ग्रोथ। सर, वो तो स्कीम का टाइप हुआ है, आपने फंड कौन सा लिया है? फंड का नाम क्या है? किस कैटेगरी का फंड है? बता रहा हूँ आपको। चलिए, आप ये चेक कीजिए, तब तक मैं अर्नब जी के पास जाती हूँ, क्योंकि यही एक बड़ा सवाल था कि आपने निप्पॉन का कौन सा फंड लिया है। इसलिए तमाम दर्शकों को हम कहते हैं कि जब भी आप सवाल दें अपना, फंड्स के नाम ठीक से रखें, लिखें। अर्नब जी बताएं, अब 50 लाख रुपए के लिए इनके दो अहम लक्ष्य हैं, अपने कारोबार का विस्तार और अपने बच्चे की पढ़ाई। और दोनों में ही हम देखेंगे कि 10 साल में महंगाई बढ़ेगी, तो इनको अपने लक्ष्यों को तो रिवैम्प करना ही होगा। लेकिन फिलहाल ये खुद समझ रहे हैं कि जितनी क्षमता है उससे इन्वेस्टमेंट ये शुरू करेंगे, आगे चलकर बढ़ाएंगे भी। बच्चे की पढ़ाई के लिए हो सकता है कि लोन इनके पास एक विकल्प भी हो लेना। लेकिन फिलहाल मौजूदा समय में मेरे ख्याल से इनके पोर्टफोलियो को हम ठीक कर सकते हैं बुनियादी तौर पर। जी, अगर हम देखें तो उनको अराउंड 20,000 पर मंथ का इन्वेस्ट करना होगा टू रीच की आज की तारीख में उन्होंने जो 50 लाख का टारगेट रखा है उसके लिए। तो इसके लिए उनको अपना निवेश काफी अमाउंट से बढ़ाना होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। थोड़ा समय है तो वो बढ़ा सकते हैं। अब हम आते हैं उनके पोर्टफोलियो की तरफ। मेरे हिसाब से इन्होंने जो बताया कि निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ फंड है, ग्रोथ प्लान, तो ये निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो है वो एक मिड कैप फंड है। मेरा मानना ऐसा है कि वो इस फंड के बारे में अब वो बता रहे थे कि ये उनके पोर्टफोलियो में है, तो मैं ये मानकर चलता हूं कि ये ग्रोथ फंड जो मिड कैप फंड है वो है। तो अगर हम उनके पोर्टफोलियो कंपोजिशन पर देखें तो एज अ न्यू इन्वेस्टर उन्होंने जो शामिल किया है कि एक मिड कैप फंड है और 2 सेक्टर फंड है। तो इस तरह से ये पोर्टफोलियो बहुत रिस्की हो जाता है और ये एक्चुअल जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें यूजुअली आप एक लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप उस प्रकार के फंड के साथ शुरुआत करनी चाहिए, फिर उसके बाद मिड और स्मॉल कैप की तरफ जाना चाहिए और अल्टीमेटली ये एक अच्छा बेस कोर पोर्टफोलियो बन जाने के बाद आप कई प्रकार के 1-2 प्रकार के सेक्टर फंड्स उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो उन्होंने जो प्रोसेस किया है उसमें फंड्स जो सिलेक्ट किया है वो जो प्रोसेस लास्ट आना चाहिए वो उन्होंने पहले कर दिया है। तो मेरे हिसाब से ये पोर्टफोलियो को रिवैम्प करने की जरूरत है। फॉर द मोमेंट वो मिड कैप फंड जो है वो एग्जिस्टिंग फंड रख सकते हैं, लेकिन जो 2 सेक्टर फंड है उसमें वो बदलाव करना चाहिए। मेरे हिसाब से एक लार्ज कैप फंड उनके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एज ए न्यू इन्वेस्टर आपके लिए इस प्रकार का फंड पोर्टफोलियो में होना जरूरी है और उसके साथ एक फ्लेक्सी कैप फंड भी होना जरूरी है। तो मेरी उनको सलाह ये है कि 2 सेक्टर फंड निकाल दें। एक लार्ज कैप फंड में वो कैनरा रोबेको का ब्लू चिप फंड ले सकते हैं और जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है उसमें वो पराग परी का फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वो थोड़ा बदलाव आ जाएगा। इसके साथ ही वो आगे जाते हुए इसमें जो निवेश की रकम है वो उनको काफी मात्रा में बढ़ानी होगी, तो वो बढ़ाए, पहले इन्हीं फंड्स में ऐड करते जाए और फिर आगे जाते हुए वो कोई दूसरा फिगर ले सकते हैं। ऑलराइट, क्या मेरे साथ शाहनवाज जी फोन लाइन पर हैं, क्योंकि हम अभी भी निप्पॉन के उस फंड पे क्लैरिटी चाह रहे हैं उनसे। मैडम, ये एक सर ने जो बोला वो ठीक ही बोला था। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, डायरेक्ट ग्रोथ, वो एक मिड कैप है। ओके, तो मिड कैप फंड ही है, यहाँ तो वही दिखा रहा है, वेरी हाई रिस्क।
चलिए ठीक है, तो अभी तो आपको जो सुझाव दिया है आपको समझ में आया है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ सर से कि मेरे हाँ। पोर्टफोलियो में मैं फिलहाल किस फंड को मैं निकाल दूँ, मतलब किस फंड से मैं एग्जिट कर जाता हूँ, और बाकी जो दो उन्होंने सुझाव दिया वो मैंने सुन लिया, उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। लेकिन जो बाकी के जो मेरे पोर्टफोलियो में है, जैसे आईसीआईसीआई है और एसबीआई टेक्नोलॉजी है, तो मैं इसका क्या करूँ सर? मेरे ख्याल से नहीं दोनों तो से ये ही ये आपको क्या क्या निकल करना है सकते कि हैं? जो एसआई नहीं, मेरा कहना ये है कि जो एसआईपी चल रही है इमीडिएटली वो आप स्टॉप कर दीजिए। वो एसआईपी का अमाउंट वो जो दो नए फंड है उसमें डाइवर्ट कर दीजिए। एग्जिस्टिंग अमाउंट इन दो फंडों में रहने दीजिए। थोड़ी देर बाद जब इनमें 1 साल के ऊपर हो जाए तब आप इसमें से निकल सकते हैं और फिर वो अमाउंट भी रिडिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन इमीडिएट प्रोसेस में आपको जो अमाउंट नया जा रहा है वो रोकना है और वो दूसरी ओर डाइवर्ट करना है। जो एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो वहां पर पड़ा रहे फॉर सम टाइम, तो ठीक है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। ऑलराइट शाहनवाज जी, जो आपको सलाह दी गई है उस पर आप अमल करें और साथ ही अपने लक्ष्यों को भी एक बार फिर से तय करें, क्योंकि हो सकता है कि महंगाई की वजह से आपके कॉर्पस जो कि आपने प्लान किया है, हो सकता है आपके लक्ष्यों के लिए वो कम पड़ जाए। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, टेक्नोलॉजी फंड में निवेश करना क्या सही होगा? बिकॉज अब तक जितने भी सवाल हमें आए हैं, हमने देखा है कि आईसीआईसीआई का जो टेक्नोलॉजी फंड है उसमें निवेशकों का अच्छा खासा रुझान आता हुआ दिखाई दे रहा है। अचिन, जिस हिसाब से हमने देखा है कि लोगों का इंटरेस्ट इस तरह के फंड में बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो ये बात नहीं समझते कि किसी भी सेक्टर स्पेसिफिक फंड को आप पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं उससे पहले आपके पास एक जो कोर पोर्टफोलियो है वो होना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि जब से ये फंड शुरू हुआ है लगभग 13.44% के आसपास का इसने रिटर्न दिया है। टेक्नोलॉजी फंड है तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियों और कम्युनिकेशन से जुड़ी कंपनियों में ही इसका पैसा जो है वो ज़्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 साल में लगभग 39.91% और 5 साल में अगर हम देखें तो 31.86% के आसपास का रिटर्न दिया है। लेकिन अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा इस फंड को किस तरह के निवेशक बना सकते हैं और कब बना सकते हैं? कविता, देखिए, एक एज अ निवेशक हमारे पास हमेशा दिमाग में रहता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर आप देखेंगे जब से कोविड आया तब से टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा आ गया। ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, टेक्नोलॉजी फंड्स नहीं चल रहे थे। पहले अगर आप टेक्नोलॉजी कोविड से प्री एरा में जाएंगे तो एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड थीम थी, वहाँ पे टेक्नोलॉजी और फार्मा के फंड थे, आईसीडब्ल्यू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फंड। तो उस समय क्योंकि डॉलर आपका जो है डेप्रिशिएट हो रहा था, जो है आपका रूपी डेप्रिशिएट हो रहा था, तो एक बहुत अच्छा जो है आपको रिटर्न मिल रहा था एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फंड में। ये चेंज हुआ जब से टेक्नोलॉजी के ऊपर बूम आया, और भी जैसे आप बता रहे हैं 3-5 साल में जो तकरीबन 33% की रिटर्न है। डेफिनेटली ये सेक्टर ओरिएंटेड फंड है, इसका रिस्क ज्यादा है। इसमें उन्हीं निवेशकों को करना चाहिए जिनमें रिस्क लेने की क्षमता है। अगर मैं आपको इसकी कंपोजिशन भी बताता हूं तो ये फंड का 30% निवेश इन्फोसिस में है। ये मैं आपको एज ऑफ 28 फरवरी जो होल्डिंग हमारे पास है उसके ऊपर बता रहा हूँ कि जो निवेश है वो टेक्नोलॉजी फंड्स में ही है। इन्फोसिस बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसा नहीं है कि इन्फोसिस में काफी जल्दी कोई गिराव आएगा, चढ़ाव आएगा। तो कुछ कंपनीज जैसे इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा अगर हम लेते हैं या विप्रो लेते हैं तो तकरीबन 55 से 60% का निवेश उसमें हो जाता है। अगर किसी वजह से आगे जाके टेक्नोलॉजी बूम नहीं होता है या यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है तो ये पूरा पोर्टफोलियो ही एक साथ सफर करेगा। तो जो हम बात करते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए, तो थोड़ा सा अगर हम इसमें निवेश करें सेक्टर ओरिएंटेड फंड में अपने पूरे पोर्टफोलियो का 5% 10%, तो मेरे हिसाब से हमें कोई रिस्क नहीं है। बट अगर ये हमारे पोर्टफोलियो का मेजर हिस्सा बनता है तो कहीं पे हम शायद ज्यादा रिस्क की तरफ जा रहे हैं, जो मेरी सलाह नहीं रहेगी। ऑलराइट, लेकिन अर्नब जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोविड के दौरान ख़ासतौर से हमने देखा है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में कई सारी कंपनियां शामिल हुई हैं। मौजूदा कंपनियों ने कई तरह के बदलाव किए हैं टेक्नोलॉजी और डिजिटल इकोसिस्टम को अडेप्ट करने के लिए। हमने देखा है काफ़ी सारा नयापन आता हुआ दिखाई दिया है इस पूरे सेक्टर में। कहीं ना कहीं
फंड मैनेजर्स जो है वो इस तरह के स्टॉक को और इस तरह के फंड को इस तवज्जो दे रहे हैं फ्यूचर का बेट समझकर, क्योंकि इनका जो भविष्य है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और अक्सर हमने देखा है कि जब भी किसी तरह की नई लहर की हम बात करते हैं, जहाँ पे बदलाव की बात होती है, तो टेक्नोलॉजी सबसे पहले एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हमें क्रांति दिखाई देती है। भविष्य की तस्वीर को देखते हुए क्या टेक्नोलॉजी फंड को तवज्जो देना चाहिए? देखिए, जब भी आप निवेश करते हो और कोई भी फंड मैनेजर पोर्टफोलियो बनाता है तो दो चीज को ध्यान में रखी जाए। एक होता है ओवरऑल डिमांड फॉर द सेक्टर, तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि पिछले 2 साल जैसे कोविड आया और उसने अपनी असर पूरे दुनिया भर में फैलाई, तो तब जो टेक्नोलॉजी और डिजिटल की तरफ जो झुकाव था वो काफी एक्सेलरेट हो गया। यानी कि जो 3, 4, 5 साल में होने वाला था आगे जाते हुए शायद वो 1 या 1.5 साल में हो गया। तो ये डिमांड का जो सिचुएशन है फॉर द टेक्नोलॉजी सेक्टर वो तो स्ट्रांग ही है और आगे जाते भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। दूसरी बात होती है वैल्यूएशन, क्योंकि जो कंपनीज की वैल्यूएशन है उस वो भी मायने रखता है फॉर एन इन्वेस्टर एंड फॉर अ पोर्टफोलियो मैनेजर, क्योंकि अल्टीमेटली किस वैल्यूएशन पर आपने खरीदा है उससे आपको रिटर्न्स पाने हैं। तो हमने ये देखा है कि पिछले 1.5-2 ओवरऑल जो पहले प्रीमियम वैल्यूएशन था लार्ज कैप आईटी कंपनीज का, तो वो तो बरकरार है इन सम सेंस, लेकिन एक बहुत बड़ा री रेटिंग आया है मिड कैप आईटी कंपनीज में भी। तो आप देखेंगे कि कोई भी पोर्टफोलियो इस प्रकार के सेक्टर फंड में भी जो मिड कैप का एक्सपोजर है मिड कैप आईटी कंपनीज का, वो भी थोड़ा सिग्निफिकेंट है। और दूसरी बात यह है कि कई सारे जनरल डाइवर्सिफाइड फंड्स भी इस प्रकार के मिड कैप आईटी का एक्सपोजर रखते हैं। तो जिन्होंने भी इस प्रकार के मिड कैप आईटी का एक्सपोजर रखा हुआ है उनको थोड़ा रिटर्न ज्यादा दिखाई दिया है। तो ये जो वैल्यूएशन है उस पे थोड़े प्रश्न खड़े होते हैं कि क्या ये इस प्रकार का वैल्यूएशन आगे जाते हुए सस्टेन होगा या नहीं। तो ये एक कारण है जिससे रिस्क बढ़ जाता है इस फंड में, खास करके इसलिए क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा रन अप ऑलरेडी देखा हुआ है। तो हम ऐसा देख सकते हैं कि आगे जाते हुए टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए डिमांड काफी स्ट्रांग रहे, लेकिन जो स्टॉक्स है वो शायद उस प्रकार का परफॉर्मेंस न दिखा पाए जिसकी अपेक्षा थी इन टर्म्स ऑफ द राइज इन बिजनेस। तो ये 2 बात ध्यान में रखते हुए कोई भी निवेशक हो तब उनको डिसीजन लेना चाहिए कि कब हम एंटर कर रहे हैं इस प्रकार के सेक्टर फंड्स में और कितना एक्सपोजर ले रहे हैं। और राइट, चलिए, तो ये तमाम बारीकियों को ध्यान में रखते हुए आप न सिर्फ टेक्नोलॉजी फंड बल्कि किसी भी सेक्टर फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने से पहले सोचें। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार दर्शकों से बातचीत जारी है, बने रहें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले बता देते हैं कि आप अपने सवाल इस शो में कैसे पूछ सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना सवाल टाइप करके हमें व्हाट्सएप नंबर पर डाल देना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9619873567। आप अपने सवाल को टाइप करके भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चाहें तो अपने सवाल को वीडियो के रूप में शूट करके उस वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। इस नंबर पर आपका वीडियो हम स्क्रीन पर दिखाएंगे और हमारे एक्सपर्ट आपको राय देंगे आपके सवाल पर और आपकी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की क्वेरी पर। लेकिन चलिए जुड़ते हैं हमारे अगले दर्शक से। राकेश सिमरैया हमारे साथ फोन, आवाज आ रही है? राकेश जी नमस्ते। हेलो, हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहन जी, आ रही है मेरी को जी। हाँ, पूछिए। मैं ये पूछ रहा हूँ बहन जी, मैं किस इन्वेस्ट करना है मेरे को, तो आने वाले 15 साल में मेरे को जैसे 1 करोड़ का इनकम हो, किस चीज में इन्वेस्ट करूँ? आपका जो सवाल है वो ये कह रहा है कि आपको 15 साल के बाद 5 करोड़ रुपए चाहिए जी, और इसके लिए आप हर महीना जो है 15,000 रुपए निवेश करेंगे। जी जी, ठीक है। तो देखिए, आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है और 15 साल हालांकि लंबा समय है, लेकिन 15,000 रुपये कम पड़ सकते हैं।
तो फिलहाल तो अगर आप 15,000 रुपये से शुरुआत करें उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको आगे चलकर अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना ही होगा। लेकिन अचिन से हम सवाल पूछेंगे आपका। अचिन, मुझे ये बताएं कि 5 करोड़ के लिए अप्रॉक्सीमेटली इन्हें हर महीना कितना निवेश करना होगा? तो कविता, राकेश जी का जो लक्ष्य है काफी एग्रेसिव है। इनको अगर 15 साल में 5 करोड़ रुपए जमा करने हैं तो तकरीबन इनको 1 लाख रुपए हर महीने निवेश करना पड़ेगा। जो इन्होंने बताया अभी, जो मैं समझाऊं कि 15,000 रुपए ये हर महीने निवेश कर सकते हैं, और अगर वो उतना निवेश करते हैं तो तकरीबन 75 से 80 लाख रुपए के बीच में कुछ इनकी रकम बनेगी 15 साल के बाद। तो और अगर मतलब अभी जैसे हमने बताया कि भाई जो जितना निवेश कर सकता है उतना ही कर पाएगा, क्योंकि इनको 5 करोड़ रुपए जमा करने हैं तो 85,000 रुपए शायद हवा से तो नहीं लाएंगे। बट गिवन कि उनके पास 15,000 रुपए हैं, उसका जो फंड्स का चयन है वो मैं इनको डेफिनेटली बताना चाहूंगा। मेरे इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, PGIM इंडिया मिड कैप फंड, ICICI ग्रुप टेक्नोलॉजी फंड, काफी चर्चा हो गई इस फंड के ऊपर भी, एंड एक्सिस मिड कैप फंड। तो मैंने इनको थोड़ा लार्ज कैप और मिड कैप सेक्टर में थोड़ा सा एग्रेसिव पोर्टफोलियो मैं राकेश जी को सलाह दूंगा कि बनाए वो, क्योंकि लक्ष्य 15 साल का है और शायद थोड़ा जोखिम ये ले सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपको अपना निवेश, आपकी जो निवेश की राशि है वो साफ तौर से बढ़ानी तो होगी, लेकिन फिलहाल जितना हो सके उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। राकेश जी, कोई सवाल और पूछना चाहते हैं? मैं किस में कर सकता हूँ ये इन्वेस्ट? ICICI बताया आपने? हाँ, फंड्स के नाम आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, वरना ये शो जो है आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको फंड के नाम मिल जाएंगे। चैनल के यूट्यूब पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको सवाल मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जयजीत कुमार जी हैं। नमस्कार। नमस्कार मैडम। मैडम मैं जमशेदपुर से बोल रहा हूँ, और मैं मैडम UTI ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 2020 से। अच्छा। जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 2,000 रुपीज, लेकिन मैं देख रहा हूँ जो ये फंड है ये कुछ ज़्यादा कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है। क्या इसमें बने रहना ठीक है कि मैं इसे स्विच ऑफ करके कहीं और फंड में शिफ्ट करूँ? मैं काइंडली गाइड। आपने किस पर्पस के लिए इस फंड को पोर्टफोलियो में डाला था? क्या इसके अलावा भी आपका कोई पोर्टफोलियो है? आपने किसी फंड को डाला है पोर्टफोलियो में? जी हाँ, मेरा और भी फंड है। एक्सिस ब्लू चिप है, और टाटा मिड कैप है, टाटा डिजिटल फंड है, UTI स्मॉल कैप है, और मायरा एसेट ब्लू चिप है। तो आपको सवाल सिर्फ इसी फंड को लेकर है, UTI का ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स फंड। अर्नब जी, क्या करें, इसमें से निकल जाएं? देखिए, जो UTI का ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स फंड है वो आपको समझना चाहिए कि वो एक थीमेटिक फंड है, और थीम में अगर हम उनका पोर्टफोलियो और इनकी इन्वेस्टिंग स्टाइल देखें फंड की, तो वो ऑटोमोबाइल्स और एलाइड सेक्टर, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई सेक्टर्स है उसमें निवेश कर रहे हैं। लेकिन जो मुख्य एक्सपोजर है वो ऑटोमोबाइल्स में है, और इसके साथ भी लॉजिस्टिक्स सेक्टर में है। तो अब आप देखिए कि पिछले 2-3 सालों से, क्योंकि इस ऑटोमोबाइल सेक्टर ने स्टॉक वाइज परफॉर्म नहीं किया, खास करके पिछले 1-1.5 साल से जो सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज हो रही है, उसके हिसाब से जिस तरह से कई अलग से दूसरे सेक्टर ने इस रैली में पार्टिसिपेट किया है मार्केट की, उसी तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर ने नहीं किया। इसीलिए आप देखेंगे कि नॉट ओनली पिछले 1-2 साल में, क्योंकि अगर 1 साल का रिटर्न देखें तो अराउंड 11% है, 3 साल का कंपाउंडेड रिटर्न भी अराउंड 11% है, लेकिन जैसे हम लॉन्गर टर्म जाते हैं तो 5 साल का रिटर्न 5% पे ड्रॉप हो जाता है। तो ये इसी कारण है, क्योंकि ये पूरा जो सेक्टर है उसने कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं किया। बीच बीच में आप देखेंगे कि स्पर्ट्स आते हैं, लेकिन क्योंकि कई सारी दिक्कतें हैं, और आगे जाते हुए ये देखना पड़ेगा कि ये सेक्टर किस प्रकार से परफॉर्म करता है, क्योंकि एक तो इनपुट कॉस्ट का प्रेशर के हिसाब से ओवरऑल मेटल प्राइसेस में बढ़ोतरी, ऑयल प्राइसेस जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं उस प्रकार से ऑटोमोबाइल डिमांड पे असर पड़ेगा। और एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि पूरा नेचर ऑफ द इंडस्ट्री इज चेंजिंग, क्योंकि जो जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं तो उससे भी असर पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से इनको इस फंड से निकल जाना चाहिए और
कोई फ्लेक्सी कैप या इस प्रकार के फंड में पैसे डालने चाहिए, क्योंकि ये सेक्टर जो है उसके यानी कि ग्रोथ के चांसेस और परफॉर्मेंस के चांसेस मेरे हिसाब से इतने ब्राइट नहीं है। चलिए, तो फंड में से निकलने की सलाह आपको दी जा रही है। शो को आगे बढ़ाएंगे और अब वक्त हो गया है निवेश का गुरु मंत्र जानने का। चलिए अर्जुन, बताएं आपका आज का निवेश गुरु मंत्र क्या है? कविता, मैं दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि निवेश का विकल्प का जो चयन है वो अपने जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार और अपनी आय के अनुसार करें, उससे ज्यादा ना करें। कभी कभी हम अपनी जरूरतों को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से हम अननेसेसरी तनाव में रहते हैं। तो मेरा यही रहेगा कि अपनी जोखिम की क्षमता को नाप लें, भाप लें, उसके बाद उसी हिसाब से उन फंड्स में निवेश करें। अर्णव जी, आपका गुरु मंत्र? मेरा सिर्फ यही कहना है कि कोई भी व्यक्ति हो जो निवेश कर रहा है वो अपना इन्वेस्टमेंट सिंपल रखे, और सिंपल का मतलब ये है कि आप खुद को समझ आना चाहिए कि आप कहाँ निवेश कर रहे हैं, किस प्रकार से निवेश कर रहे हैं। लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि वो सब चीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, और उनका मानना ये है कि कॉम्प्लिकेशन यानी कि जो समझ में न आए वो अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सिंपल रखिए अपना इन्वेस्टमेंट और रात को चैन की नींद सोइए। चलिए आगे बढ़ाते हैं शो को, और अमित शर्मा हमारे आज के शो के आखिरी दर्शक हैं जिनका सवाल हम लेंगे। अर्जुन इसका जवाब देंगे, तो लेकिन पहले अमित शर्मा जी से बात कर लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना सवाल हमें देने के लिए। बताएं अमित। यस मैम, नमस्ते मैम। अमित नमस्ते, बताएं क्या करते हैं? मैंने 6 कंपनियों में सिप लगा रखी है, 5000 रुपीज मंथली। राइट मैम, मेरा टारगेट है 10 साल के अंदर 1 CR का। मैम एक मल्टीनेशनल कंपनी में असिस्टेंट जनरल मैनेजर हूँ। ओके, ऑलराइट। तो ये जो आपने फंड्स जो शामिल किए हैं वो 2021 में बाजार की चाल को देखते हुए किए हैं? यस मैम। और क्या करेंगे आप 1 करोड़ का? अमित? यस मैम, मैं नया इन्वेस्टर हूँ मैम। मैं सितंबर से ही मैंने चालू किया है। आप जो 1 करोड़ रुपए 10 साल मैम, मेरा जो प्लान है हैं? सच बच्चों के पढ़ाई के लिए मैंने लिया है। अच्छा। और ये जो आपने पोर्टफोलियो बनाया है, क्या आपने सलाह मांग के किया है? मेरा एक यहाँ पे एक जो मोतीलाल ओसवाल से हैं कोई, उनके रिगार्डिंग मैंने इनसे सलाह लेके ही ये किए हैं। चलिए अर्जुन, बताएं क्या रणनीति होनी चाहिए इनके लिए? तो इनका जो पोर्टफोलियो मैं देख रहा हूँ म्यूचुअल फंड का, एक अच्छा पोर्टफोलियो है। लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप का अच्छा समावेश है। मेरी इनको खाली सलाह रहेगी कि इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप की जगह ये कोई दूसरा फंड देखें। मैं इनको सलाह करूंगा कि PGIM इंडिया मिड कैप फंड शायद इनको बदलना चाहिए, उसमें SIP रोक के नई SIP इस फंड में स्टार्ट करें, नंबर 1। दूसरा, जो इनका लक्ष्य है, इनको 1 करोड़ रुपए 10 साल में एक्यूमुलेट करने हैं, और इनका जो अभी निवेश है 30,000 रुपए हर मंथ का है। इनको तकरीबन 13 से 15,000 रुपए का निवेश और बढ़ाना पड़ेगा ताकि इनका लक्ष्य संभव हो। और जो ये नया निवेश है 13 से 15,000 रुपए का, ये 2-3 फंड्स में कर सकते हैं, जिनमें मैं इनको सलाह दूंगा कोटक स्मॉल कैप फंड का, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड और मेरे एसेट इमर्जिंग ग्रोथ फंड में। तो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं, इनको रकम बढ़ाने की, निवेश में रकम बढ़ाने की सलाह दूंगा, और एक फंड में से इनको SIP स्टॉप करके नए फंड में निवेश करने की सलाह दूंगा। आगे चलकर जब अपना ये निवेश बढ़ाएं अर्जुन, तो क्या फंड को भी बढ़ाना होगा पोर्टफोलियो में? तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप, मिड कैप में हम बढ़ा सकते हैं। लार्ज कैप में नॉर्मली अगर हम फंड्स को बढ़ाते हैं तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि वो अगर आप देखेंगे तो उन्हीं कंपनी में निवेश होता है। तो जब भी हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करें तो लार्ज कैप में कम करके हम लोग मिड कैप, स्मॉल कैप या मल्टी कैप में हमें बढ़ाना चाहिए, अगर फंड्स बढ़ाते भी हैं तो।
ऑलराइट, चलिए यहाँ पर अमित, और कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं हमारे गेस्ट से? मैंने इसी के साथ साथ 1 लाख रुपए 3 फंड में और एक साथ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप, इन्वेस्टको इंडिया मल्टी कैप फंड एंड एक्सिस फोकस 25 फंड में, तीनों फंड में मैंने 1-1 लाख रुपए का एक साथ इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। यानी अच्छा, तो सफिशिएंट और we will increase the fund amount. और ये भी आपने 2021 में ही किया? Yes मैम, September 2021. ऑलराइट, अचिन? तो भी इनको जो है निवेश की रकम बढ़ानी पड़ेगी। इन्होंने 3 लाख रुपए जो किया है वो अगर हम देखते हैं 10 साल में तकरीबन 3 गुना हो जाएगा। अगर 12% से ग्रो करता है तो इनका जो पोर्टफोलियो है वो और 10 लाख रुपए से बढ़ जाएगा। तो जो अभी ये निवेश कर रहे हैं उससे इनका 70-1 लाख रुपए जाएगा और 10 लाख रुपए, तब भी इनको 20 लाख रुपए का शॉर्टफॉल रहेगा। चलिए, आपको ये बदलाव बताए गए हैं अमित, और उम्मीद करते हैं कि आप इसके मुताबिक अपने पोर्टफोलियो को एक बार फिर से रीशफल करेंगे और अपने निवेश को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वरना मौजूदा निवेश शायद हो सकता है आपके कॉर्पस के लिए कम हो। लेकिन एक संक्षिप्त में जवाब मैं चाहती हूँ अर्नब जी से। अर्नब जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे दर्शक लमसम और SIP दोनों का मिक्स करके एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं, ऐसा हमें कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए? इस तरह की रणनीति जब हम बनाएं तो किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। SIP अगर आप कर रहे हो तो आपके पास इतना रेगुलर इनकम का फ्लो होना चाहिए, ये बहुत स्पष्ट चीज है और वो एक अच्छा बेस है जिस प्रकार से आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं। लेकिन जो आप लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप अपने सिचुएशन का एडवांटेज ले, यानी कि बोनस आया, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आपने कहीं से बचत कर ली, उसे आप अगर लमसम की तरफ मुड़ दे तो ये आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि रेगुलर इन्वेस्टिंग के साथ आप एक क्रिटिकल जंक्शन पर बड़ी अमाउंट भी निवेश करके अपना ओवरऑल वेल्थ क्रिएशन कर सकते। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों का ही समय निकाला और तमाम दर्शकों की यहाँ पर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की है। उम्मीद करते हैं कि जो भी बदलाव बताए गए हैं हमारे मेहमानों की तरफ से आप उनको अमल करें अपने पोर्टफोलियो में। लेकिन